Hello students, since last few days there is no video from my side, but today I will give a video that is Wheatstone bridge and its application. Wheatstone bridge भी देंगे और इसका कहाँ एप्लीकेशन होता है इसके बारे में भी जानकारी हम आपको देंगे. Actually, Professor Wheatstone was a scientist who gave a principle, or you can say the principle, एक सिद्धांत ही दिया था जिसमें क्या है कि 4 रेजिस्टेंस होंगे और उन 4 रेजिस्टेंसों में से एक ऐसा रेजिस्टेंस होगा जो अननोन होगा. उसी का रेजिस्टेंस आपको क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा. तो प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने उस अननोन रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट किया था, इसके लिए उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था और उस प्रिंसिपल को पहले समझेंगे और फिर उसको कैसे डिराइव करेंगे वो भी जानकारी रखेंगे. एक्चुअली में जो व्हीटस्टोन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि 4 प्रतिरोधों को लिया था. देयर आर 4 रेजिस्टेंसेस, दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज इन अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म. उन चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ते हैं. अभी हम बताएंगे आपको कैसे वो जोड़ेंगे. तो उसमें से जब चतुर्भुज बन जाएगा वो, तो क्या किया उन्होंने, पहले तो आप जोड़ना समझ लीजिएगा उनको. कैसे उनको जोड़ेंगे, ये आपके पास 4 रेजिस्टेंस हैं. ए, बी, सी और डी. ये जो रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों रेजिस्टेंस, ये और ये, इनके हमने नाम दे दिए, दैट इज पी एंड क्यू एंड हियर आर एस. किया उन्होंने क्या कि एक जो विकर्ण है इसका BD और चाहे AC, आइदर यू टेक BD डायगोनल, आइदर टेक AC डायगोनल, कोई एक विकर्ण ले लीजिएगा. इसके बीच में इन्होंने क्या किया, एक सेल कनेक्ट किया था. एक क्या किया है, सेल कनेक्ट किया है with key K, say is K1, this is your cell. एंड इन अनदर डायगोनल, एक दूसरे डायगोनल में क्या किया है, एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ. गैल्वेनोमीटर इट ओनली शो द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट. इट डज नॉट मेजर द करंट. इट कैन मेजर द करंट बाय चेंजिंग स्पेशल चेंजेस, वी विल डिस्कस लेटर ऑन. Here to measure the current we use ammeter. Now to judge the presence of current we use here galvanometer. To judge the presence of current we use here galvanometer. धारामापी कहते हैं इसको. ये केवल परिपथ में सर्किट में करंट है कि नहीं केवल ये बताया गया है. ठीक है. तो एक डायगोनल के बीच में मैंने क्या करंट रखा है, गैल्वेनोमीटर विथ की K2, और एक डायगोनल में K1 के साथ एक सेल जुड़ी हुई है. ये अरेंजमेंट व्हीटस्टोन ने किया. फिर उन्होंने कहा कि इन चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से हम बैलेंस करें, यानी इनकी वैल्यू इस तरह से रखें कि जब हम K1 की को प्रेस करें और तो क्या होगा, इस सेल से करंट फ्लो होगी. तो जो करंट फ्लो होगी इसके बाद का इफेक्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस K2 की को हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे. और K2 की को प्रेस करने पर अगर इस धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, then we can see that the bridge is balanced. इसका मतलब इसके बीच में
पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0, यानी इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। व्हेन B and D will be at the same potential, यानी B और D जब सेम पोटेंशियल पे होंगे तो उस केस में क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो व्हीटस्टोन ने पोटेंशियल साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या बताया कि 4 प्रतिरोध हैं, एक बार फिर देख लेंगे इनको हम इनको श्रेणी क्रम में एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ेंगे। एक विकर्ण के मध्य में कुंजी K1 के साथ से जुड़ी है और दूसरा जो विकर्ण हमारा है उसमें कुंजी K2 के साथ एक धारामापी जुड़ा है। इन चारों प्रतिरोधों को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं। नाउ दीस 4 रेजिस्टेंसेस आर एडजस्टेड इन सच अ वे, इस तरह से व्यवस्थित करेंगे दैट ऑन सप्लाइंग द करंट विद द सेल एंड प्रेसिंग द की K2, इस K2 की को हम अगर प्रेस करें एंड दिस गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, अगर ये धारामापी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है तो ये कहा जाता है कि हमारा जो सेतु है ये क्या है, संतुलित अवस्था में। इस स्थिति में जब ये संतुलित होगा तो चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं जो एडजेसेंट हमारी 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, जैसे AB और BC की प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 जो संलग्न भुजाएं हैं हमारी इन दोनों के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, यानी P/Q बराबर R/S। ये रिलेशन दिया था व्हीटस्टोन साइंटिस्ट थे, जिसमें से ये जो S हमारा है ये क्या है, ये वही हमारा अज्ञात प्रतिरोध कहलाता है। ये R हमारा है प्रतिरोध है जो ज्ञात है। इनको P और Q को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको भी समझेंगे, ये समझेंगे तब जब एप्लीकेशन भी समझेंगे इसका। फिर भी हम आपको इसका डेरिवेशन बताते हैं, हाउ दिस रिजल्ट विल कम, ये रिजल्ट हमारा कैसे आएगा। तो यहाँ पर ये जो फिगर में दिखाया हुआ है, फिगर में थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो की केवल लगी हुई है, जैसे ही इसको हम प्रेस करेंगे तो इस सेल से क्या होगी, करंट सप्लाई होगी। When current reaches the point A, जैसे ही ये करंट I हमारी पॉइंट A से पहुंचेगी तो ये क्या है, हमारा 2 पार्ट डिवाइड है ना, तो इसका मतलब हुआ a part of current I1 goes to this branch and a part of current I2, एक भाग I1 है जो इसमें जाएगा और यही भाग इसमें भी जाएगा क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इधर ये I2 है जो इसमें जाएगा वही इसमें भी जाएगा, तो इस हिसाब से हमारी जो टोटल करंट सर्किट रहेगी वो I ही रहेगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये जो करंट जब I यहां से चली होगी फिर पॉइंट B तक पहुंची होगी तो पॉइंट B भी डिवाइड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही तो समझना है आपको कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में होगा तो इस ब्रांच में करंट नहीं होनी चाहिए। इस ब्रांच में अगर करंट हो जाएगी तो फिर ये ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में नहीं होगा। तो देखो ध्यान से, इसको प्रूव करने के लिए हम किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ध्यान से, एक हम चैम्बर लेते हैं, कौन सा, A B D E, A B D E चैम्बर A B D E, ये चैम्बर हम लेंगे और इसमें हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग करेंगे। टीटी चैम्बर ए बी डी ए यूजिंग किरचॉफ सेकेंड लॉ।
सेकेंड रूल जो हम अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें पता ही है, आपको क्या, सिग्मा ऑफ आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ई। यहां से चलेंगे हम, तो देखिए ये क्या है, धारा है और ये क्या है, रेजिस्टेंस है। इधर से चलेंगे तो इस ए बी ब्रांच में करंट हमारी I1 है और रेजिस्टेंस क्या है, P है। राइट इट हियर I1 इंटू P। फिर जैसे ही हम DD ब्रांच में आएंगे तो इसमें करंट है ही नहीं और रेजिस्टेंस भी नहीं है। अब अगर रेजिस्टेंस होता भी तो चूंकि करंट इसमें है नहीं, उसकी वैल्यू को भी हम कंसीडर न करते हैं। तो यहाँ करंट है ही नहीं, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद पहुंचेंगे हम D टू A में आएंगे जब देखेंगे यहाँ करंट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो जंक्शन है उसमें जो आने वाली धाराएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं और जो जाने वाली होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। या धारा की दिशा में अगर चल रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर धारा की अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैसा होगा, नेगेटिव। तो जब आप ये चक्र ले रहे हैं, when you take A, B, D, A, so this is the rotation of current, and here this current goes in this direction, but I2 is coming in this direction, so this will take negative here. So here minus I2, and what is resistance here, R, and in this chamber no cell is connected, कोई सेल तो कनेक्ट है नहीं, तो क्या होगा, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। So I1P is equal to I2 into R. You have equation number first. ये आपको इक्वेशन मिलेगी इस चैम्बर से। Similarly, you can take another chamber. इसी प्रकार से दूसरा चैम्बर लेंगे हम B, C, D, B। ध्यान रखना है जहां से स्टार्ट होना वहीं पहुंचना है, B, C, D, B। अनदर चैम्बर, दूसरा हम बंदपास लेंगे जब, सेकेंड चैम्बर, बी सी डी बी, बी सी डी बी, और वही काम करना है, किरचॉफ के सेकंड रूल को ही यूज करना है। इसमें करंट हमारी I1 है जो बैलेंस कंडीशन है, ये ब्रिज इसमें हमारा बैलेंस कंडीशन में है, क्योंकि जो भी जानकारी हम दे रहे हैं किसमें दिखा रहा है, इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन, ठीक है। इसमें I1 और इसमें हमारी करंट क्या होगी, I2। तो देखिए ध्यान से, जब इधर चलेंगे तो क्या होगा, I1 इंटू Q, Q क्या है, रेजिस्टेंस है, तो I1 into Q। When you move in this direction, जब इधर चलेंगे तो ये धारा कैसी अपोजिट देखिए है, तो क्या होगा, माइनस I2 into S, no cell here, that is 0. So here I1Q is equal to I2 into S. This is equation number second. इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करें, आपस में डिवाइड कर दें। अगर डिवाइड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, दैट इज I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। So this I1 and I2 to cancel out, you get P upon Q is equal to R upon S. This is the important result for Wheatstone bridge. In this bridge will be very sensitive when all the resistances be in the same range. यानी कि ये जो हमारा ब्रिज हमारा है, ये कब ज्यादा सुग्राही होगा, सुग्राही इन द सेंस, सेंसिटिव इन द सेंस कि कब उससे हमको रीडिंग सबसे अच्छी मिलेगी। तो इसके लिए जरूरी ये है कि जो हमारे चारों प्रतिरोध हैं वो लगभग एक ही रेंज के होने चाहिए, यानी कि प्रतिरोधों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स देयर शुड बी नो मच टू लॉन्ग डिफरेंस बी इन द रेजिस्टेंसेस, यानी रेजिस्टेंसेस में
बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 2, 3, 4, 5 इस तरह से चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक हमने 2 ओम ले लिया, एक हमने 50 ओम ले लिया, इस तरह का डिफरेंस आपका नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर व्हीट स्टोन ब्रिज से हमें अच्छी रीडिंग अगर चाहिए तो क्या करना होगा कि हमें जो चारों प्रतिरोध ये कंसीडर करने होंगे वो क्या होने चाहिए, लगभग एक ही वोल्ट के होने चाहिए। ये जो प्रिंसिपल आपने पढ़ा अभी व्हीट स्टोन ब्रिज, इसी से बेस्ड या इसका एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। तो इसका एप्लीकेशन 2 जगह है, एक आपका है मीटर ब्रिज और दूसरा आपका है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। मगर पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो है वो आउट ऑफ डेटेड है, अब आपके कोर्स में नहीं है, पहले था, अब यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे जो पढ़ना है आपको वो है मीटर ब्रिज, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और इसका प्रैक्टिकल भी आपको मिलेगा। बाय विच हाउ दिस अननोन रेजिस्टेंस बी कैलकुलेटेड, कैसे हम इसमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको समझेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो इसी के साथ है वो आपका है मीटर ब्रिज। ये भी टॉपिक इसी से बेस्ड है और इम्पोर्टेंट भी है, थ्योरेटिकल जरूर थोड़ा सा है मगर ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। जो व्हीट स्टोन ब्रिज आपने पढ़ा उसी के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होगा और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है फॉर व्हाट, टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस। काहे के लिए इसका यूज करेंगे हम लोग, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। इसको देखेंगे जरा, पहले तो इसका सर्किट डायग्राम देख लें, हाउ टू जनरेट, हाउ टू ड्रा, these are the copper strips I am drawing here, taking some left side here. This is L-shaped copper strip. This is another L-shaped copper strip. ये 2 कॉपर स्ट्रिप्स हैं, तांबे की पत्तियां हैं जो एल आकार की बनी हुई, और ये जो पत्तियां हैं उनको फिक्स रखा गया है। एक वुडन ब्लॉक है, यानी लकड़ी का तख्ता मान लीजिएगा, उसी पे क्या है पत्तियां लगी होती है। ये जो पत्तियां हैं इनकी दोनों तरफ, यानी इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ कुछ हम रिक्त स्थान छोड़ते हुए, लीविंग गैप ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम कुछ रिक्त स्थान छोड़ेंगे इस तरह से। ये तीसरी पत्ती लेते हैं, ये इस तरह से 3 पत्तियां लगी होती हैं जिसमें वही जो वुडन ब्लॉक होगा, उसी वुडन ब्लॉक पे क्या होगा, एक मीटर स्केल लगा होगा साथ में, और उस मीटर स्केल के साथ एक वायर इसमें कनेक्ट होगा। दैट वायर में भी मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, ये जो वायर होगा वो मैग्नीन का भी हो सकता है और कॉन्स्टेंटन यानी मिक्स मेटल, मिक्स धातु हमारी होगी। ये जो पूरा वायर एसी है इसको नाम दे दिया है मैंने, ये कितना लंबा है, 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर लॉन्ग वायर। इसमें 1 मीटर लंबा तार लिया जाता है, इसलिए इसको हम लोग मीटर ब्रिज कहते हैं। मगर ये कोई जरूरी नहीं है इसमें हम 1 मीटर ही लंबा वायर लें। इसमें वायर की लेंथ आप कम भी कर सकते हो,
ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हम लोग जो 1 मीटर लेते हैं, ये लेते हैं अपने हम सुविधा की दृष्टि से, मेजरमेंट या कैलकुलेशन सरल होने की वजह से हम लोग इसमें वायर जो लेते हैं वो 1 मीटर लंबा लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि मिडिल क्लास में इतनी आपको व्यवस्था मिलेगी, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो इस तरह से बना होगा। अब क्या होगा, आपको जो अननोन रेजिस्टेंस मिलेगा वहां उसको कहां कनेक्ट करना है, जो रेजिस्टेंस बॉक्स मिलेगा उसको कहां कनेक्ट करना है, एक सेल मिलेगी उसको कहां कनेक्ट करना है। नाउ सी हियर, unknown resistance can be connected either right side gap or left side gap, दोनों में से किसी तरफ आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। सपोज करिएगा कि तुमने राइट हैंड साइड का जो गैप है उसमें आपने उस अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, ये अननोन रेजिस्टेंस ने कनेक्ट कर दिया है, नेम्ड एस, इसका हमने एस नाम दे दिया है। और जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसको कि हम ज्ञात प्रतिरोध कहेंगे, उसको हमने लेफ्ट साइड के गैप में कनेक्ट कर रखा है। और वैसे भी जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें 2 बार करना पड़ता है, एवरेज वैल्यू लेनी पड़ती है। एक बार इसको राइट साइड रखते हैं और रेजिस्टेंस बॉक्स को लेफ्ट साइड रख देंगे और फिर इनकी रीडिंग क्या कर देते हैं, आपस में चेंज कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमारा है, रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है। जिसको कि हम लोग अज्ञात प्रतिरोध कहेंगे। इसको आपने कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद जो है क्या करना होगा, ये तो मैंने आपको बताया कि एसी वायर हमारा कितना लंबा है, 1 मीटर लंबा है, 100 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है कि इससे जो वायर हमारा है इस सर्किट में हमें करंट फ्लो कराना है। तो करंट फ्लो कराने के लिए क्या करना चाहिए, सोर्स चाहिए। तो सोर्स हमारे पास क्या होगा, डीसी सेल होगा, विकलांग सेल होगा, डीसी के अंतर्गत आएगा। ये हमारी की लगी हुई इसमें से की, ये दिखा दिया है मैंने, ये इसका अरेंजमेंट होगा। अब इसमें क्या होगा, जो बीच वाली जो पत्ती आपकी जो थर्ड स्टेप थी उसका जो मिडिल स्क्रू होगा, जो बीच वाला स्क्रू होगा उसको आप डी नाम दे दीजिएगा। वायर जो आएगा उसको गैल्वेनोमीटर जो होगा, जिसको कहते हैं धारा मापी, 1 इंच से जोड़िएगा। और जो दूसरा एंड होगा उसको हम जोड़ रहे हैं किससे, जॉकी से। ये जॉकी है। धारा मापी में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये धारा मापन लेफ्ट साइड दोनों साथ विक्षेप को शो करता है। मैंने पहले बताया आपको, तो ये धारा मापी जो होता है वो धारा को मेजरमेंट नहीं करता है, यानी करंट मेजरमेंट नहीं करेगा। ये केवल और केवल सर्किट में करंट की प्रेजेंस को शो करेगा। तो ये लेफ्ट राइट दोनों तरह रिफ्लेक्शन होगा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो जो दोनों पेच लगे होते हैं इस पे आप कनेक्ट करने के लिए आप किसी से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ तो आपके पास चांस नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना पड़ेगा आपको, मगर यहाँ आपको ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो जॉकी है, इस जॉकी को हम इस एसी वायर पे कहीं भी टच करा सकते हैं, टच कराएंगे या कराते हैं, इसलिए ये जो वायर का लंबा रखा जाता है। तो ये तो मीटर बिज का ये सर्किट डायग्राम होगा। ये आपको प्रैक्टिकल के समय और वैसे भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस तरह से इसका रफ स्केच दिखा सकते हो। आप दिखाना पड़ेगा, दिखा सकते नहीं। अब क्या होगा, सबसे पहला काम क्या होता है, इस रेजिस्टेंस बार से हम क्या करते हैं, कोई एक नोन रेजिस्टेंस पिक आउट करेंगे, कोई एक ज्ञात दो इससे निकाल लेंगे और ये जो कुंजी है इसको क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे, यानी इसको दबा देंगे। तो दबा देंगे तो क्या होगा, इस सेल से धारा बहने लगेगी स्टार एसी में। अब करना क्या है आपको,
ये जॉकी का जो दूसरा सॉरी जो गैलो में जो धारावापी से जुड़ा हुआ दूसरा तार था, इसको क्या करेंगे, इस AC पर हम टच कराएंगे। ठीक है ना। नाउ ट्राई टू मेक टच द वायर जॉकी ऑन दिस वायर AC। इस AC वायर पे क्या करेंगे, इसको हम टच कराएंगे। और टच कराने में हो सकता है जब आप ये तरफ टच कर रहे हो तो जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन इस तरह से आ रहा हो, तो फिर क्या करना, इस जॉकी को फिर इधर ले जाना, C की तरफ ले जाना। तो इसमें क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन आएगा वो राइट साइड में आएगा। A की तरफ अगर लेफ्ट साइड आ रहा तो C लग जाएगा, राइट साइड में आएगा। तो ये पक्का हो गया। इसका मतलब ये कि ये जो दो पॉइंट हमारे हैं, इन्हीं के बीच में ही एक ऐसा भी पॉइंट होगा जिसमें जो इसकी निडिल है वो क्या होगी, एकदम सीधी होगी। बात समझ आ रही है? ये जो निडिल हमारी है ये सीधी कब होगी, जब हम जॉकी को AC पे टच करा रहे हैं। और वो कौन सा पॉइंट है, ये जो मैंने बताया था, ये पॉइंट और इनके बीच में ही पॉइंट। और ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को कहा जाता है शून्य विक्षेप बिंदु। ये जो पॉइंट B हमको मिला है AC वायर पे, इसको कहा जाता है जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट या शून्य विक्षेप बिंदु। यही वो बिंदु है जिस पर धारावापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। दूसरी बात कि B और D दोनों क्या होंगे, समान विभव पर, दे विल बी द इक्वल पोटेंशियल। यानी इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, यानी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब ये जो जॉकी है जिसकी वजह से हमारा ये वायर दो भागों में बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है इतने भाग का जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग होगा और इतने भाग का जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग होगा। एक बार और ध्यान रखेंगे, ये जो हमने वायर AC लिया है मैग्नीन या कॉन्सेंट्रेट का है, वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका, यानी ये तार कहीं मोटा पतला नहीं है। दूसरी बात ध्यान रखना है क्या, इस जॉकी को हम 1 बाय 1 टच कराते हैं, इसको कंटीन्यूअसली इसमें रब नहीं करते वायर। ठीक है ना, ध्यान रखना है, जॉकी को इस वायर पे कंटीन्यूअसली रब करते हुए नहीं रखना है। इधर टच कराया, इधर टच कराया, इस तरह से रखेंगे। कंटीन्यूअसली अगर इसको रब करेंगे तो क्या होगा, इस वायर में कंटीन्यूअस करंट फ्लो होगा, इसकी वजह से ये वायर हीटअप होगा और आपकी जो जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट वाली जो जीरो डिफ्लेक्शन जो पॉइंट आपका है वो क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि आपको सही रीडिंग आपको नहीं मिलेगी। तो ध्यान क्या रखना है, इस जॉकी को टच करना नहीं छोड़ना है, इस तरह से रखना है, कंटीन्यूअसली इसके रब करते हुए नहीं चलना है। ठीक है ना। तो हम बता रहे थे आपको कि ये जो B पॉइंट हमारा ये कौन सा है, शून्य विक्षेप बिंदु, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट। तो क्या करोगे, इस वाले भाग के प्रतिरोध को हम मान लेते हैं कि मान लिया कितना है, वो P, और जो इधर वाला जो BC भाग है, इतने भाग को प्रतिरोध को हमने मान लिया कितना है, वो Q। ये जो पूरा तार है इसकी हमने पूरी लंबाई कितने लिए 100 सेंटीमीटर लिखी है। तो अगर इतने भाग की लंबाई मैंने अगर L ले ली है, तो ये जो भाग हमारा बचेगा वो कितना होगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर। अब हमने आपको पहले बता रखा कि इसका एरिया ऑफ रोटेशन क्या इक्वल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो AB भाग है इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रतिरोध काउंट करेंगे। तो मान लेते हैं इसका प्रतिरोध में क्या माना है, P मान रखा है। तो R बराबर रो L बाई A। रो क्या है, क्योंकि पूरे तार का विशिष्ट प्रतिरोध एक जैसा होगा, क्योंकि वायर हमारा एक जैसा है, तो रो हो गया, लेंथ L हो गई, और अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये दोनों चीज सेम हमारी है, रो और A। ये किसके लिए हो गया, ये रेजिस्टेंस हमारा किसका है, AB भाग का, AB भाग का ये प्रतिरोध हुआ। अब हमारा जो BC भाग है इसके लिए आइए, RBC के लिए आओ भैया, तो कितना हो जाएगा ये, रो 100 माइनस L अपॉन E। फिर वही चीज, दोनों चीज सेम रहेंगी हमारा। अब इसमें से जो P अपॉन इतने भाग को मैंने सपोज करो कि Q मान लिया है, तो ये जो P अपॉन Q
ये आपको वैल्यू पता चल गई। तो P अपॉन Q की वैल्यू क्या होगी, रो L अपॉन A अपॉन रो 100 माइनस L अपॉन A। तो ये रो और रो कैंसिल हो जाएगा, यू गेट L अपॉन 100 माइनस L। ये आपकी वैल्यू निकल आई P अपॉन Q की वैल्यू लेंथ के फॉर्म में। अब क्या करेंगे आप, व्हिच स्टोन ब्रिज का, जो उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है ये, उसका यूज करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, P हमारे पास P अपॉन Q इक्वल टू क्या था, R अपॉन S। अब ये R कौन है, ये R वही है जो ज्ञात प्रतिरोध था जो आप निकाल चुके हैं, और ये S क्या है जो आप निकाल रहे हैं, जिस S की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये ज्ञात चीज हो गई आपको, ये निकालना है, और ये P अपॉन Q की जो वैल्यू है वो लेंथ के फॉर्म में आती निकल आई पहले से। देखिए यहां पे रखिएगा कि ये हो जाएगा L अपॉन 100 माइनस L इक्वल टू R अपॉन S। तो यहां से S की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, 100 माइनस L इंटू R अपॉन L। तो ये जो हमारा S निकला है इसी को हम लोग कहते हैं अज्ञात प्रतिरोध। एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो AB और BC ये भुजाएं हमारी हैं, यानी P और Q का अगर अनुपात में ज्ञात हो और इस R का मान ज्ञात हो तो इस अज्ञात प्रतिरोध को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए ये जो AB और BC जो साइड्स हमारी हैं ये अनुपातिक भुजाएं कहलाती है, रेशियो साइड्स कहलाएंगी या प्रोपोर्शनल साइड्स कहलाएंगी, जो कहते हैं अनुपातिक भुजाएं कहलाएंगी। ये हमारा क्या होगा, ज्ञात प्रतिरोध होगा, यानी कि इस भुजा पे जो भी हमारा था प्रतिरोध वो कहलाएगा ज्ञात प्रतिरोध कहलाएगा, और इस भुजा में जो हमने चतुर्भुज बनाया था तो इस भुजा में जो प्रतिरोध हमारा है उसको कहेंगे, इस भुजा को क्या कहेंगे हम लोग, अज्ञात भुजा कहेंगे। ये ज्ञात भुजा और ये अज्ञात भुजा, और जो P और Q जो हमने फिगर वही में दिखाया था वो अनुपातिक भुजाएं कहलाती है। एक चीज और ध्यान रखना है इसमें से इनकी अगर पोजीशन बदल दी जाए, यानी ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको जहां पे सेल लगा हुआ वहां करंट कर दे आकर के, और इस सेल को अगर यहां करंट कर दे आकर के, तो भी क्या होता है कि जो हमारी डिफ्लेक्शन जो शून्य विक्षेप बिंदु वाली स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इन दोनों भुजाओं को हम लोग संयुग्मी भुजाएं कहते हैं, कॉन्जुगेट साइज कहेंगे संयुग्मी भुजाएं। फिर समझ लेंगे कि सेल और धारामापी की जो स्थितियां हैं अगर उनको आपस में बदल देते हैं तो शून्य विक्षेप यानी जीरो डिफ्लेक्शन वाली जो पोजीशन हमारी है वो अनअफेक्टेड रहती है, वो प्रभावित नहीं होती है, इसलिए इनको हम लोग संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। यानी कि डायगोनल्स हमारे होंगे वो क्या होंगे, संयुग्मी भुजा वाले होंगे। एक चीज और अच्छे से समझ लेना है आपको, इसी मीटर ब्रिज में आपने देखा केवल इसी वायर के ही रेजिस्टेंस को हमने काउंट किया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये जो पत्तियां लगी हैं मोटी मोटी इनका भी प्रतिरोध होना चाहिए था, इसको कंसीडर नहीं किया गया है। तो ये जो स्ट्रिप्स लगी हैं, जो इसमें पेंच लगे हुए हैं, इनका भी रेजिस्टेंस होता है, मगर वो अभी आपके स्कोप से बाहर है। तो ये जो प्रतिरोध है वास्तव में इसी प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं एंड रेजिस्टेंस, जिसका कैलकुलेशन अभी आपके कोर्स में नहीं है। आगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये एंड रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे, जिसको कि हम एक अनदर एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करते हैं। पूरी बात समझ लिया ना। ये जो स्ट्रिप्स हमारी लगी हुई हैं और जो स्क्रू लगे हुए हैं, इन सभी के प्रतिरोध को हम लोग क्या कहेंगे, एंड रेजिस्टेंस कहेंगे। एंड रेजिस्टेंस इसका किसका प्रतिरोध होगा, स्क्रू और स्ट्रिप जो भी हमारे होंगे, और जिसको हम अलग से कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये जो हमने जानकारी आपको दी है, व्हिच स्टोन ब्रिज भी दिया है आपको, मीटर ब्रिज भी दिया है। अब आपको हम जो नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें हम आपको लेके आएंगे किरचॉफ जो रूल हमने बताया है उससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट होंगे, और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी आपको देंगे। व्हिच स्टोन ब्रिज डिस्कस किया है,
उससे बेस्ड भी न्यूमेरिकल देंगे आपको, और जो मीटर बेस दिया है इससे बेस्ड भी न्यूमेरिकल देंगे आपको। प्रयास ये करें कि वीडियो को फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, शुरुआत से अंत तक देखेंगे, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। बीच में उसको ब्रेकअप करके अगर देखेंगे तो क्लियरली आपको समझ में नहीं आएगा। जहां कहीं कुछ प्रॉब्लम अगर आती है, कुछ मान आपको डाउट लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको आप सेंड भी कर सकते हो, और पर्सनली भी आप जानकारी मेरे से ले सकते हो। थैंक यू।